गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। मैं देरावर सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर। तो आज आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन में इसमें के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के, और इसका स्कोप क्या होता है, और इसके आउटकम सोर्स क्या क्या है, वो अपन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये इसके कितने क्रेडिट का होता है। तो देखिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है वो कितने क्रेडिट का होता है? 3 क्रेडिट का होता है। कितने क्रेडिट का? 3 क्रेडिट का। तो ये होता है 3 क्रेडिट का होता है, ठीक है। ये देख रहे हो आप। और इसमें इस मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं इसके? ये 150 इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, ठीक है। 150 है बस समझ में। और इसके इंटरनल असिस्टेंट है वो 30 होते हैं। इंटरनल असिस्टेंट 30 होते हैं, जबकि एक्सटर्नल जो है वो 20 होते हैं। 120 मार्क्स का होता है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसमें कितना सिलेबस है। देखिए, इसमें 1 यूनिट इसमें इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड आउटकम ऑफ द सोर्स। और सेकंड यूनिट है इसमें वाटर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे सारा। उसके बारे में मैं पहले इसके ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड आउटकम के बारे में बताता हूँ, फिर अपन देखेंगे इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है वाटर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का? तो इसमें देखिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एक तरह से इसमें हाई वेटेज सब्जेक्ट है, जिसमें क्या होता है कि गेट जो है इसमें ये गेट में जो है ये कितने मार्क्स की आती है? गेट में ये 11 to 12 मार्क्स की आती है, जबकि ईएससी में जो है ये आती है 30 मार्क्स तक, है ना। तो इसका इतना अच्छा वेटेज है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसे कॉम्पिटिटिव व्यू से भी और अपने एकेडमिक व्यू से भी अच्छे से अपन पढ़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि अपन आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो अपन देखते हैं सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव अपन देखते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का। तो इसमें दे रखा है कि द गोल ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इज टू इंश्योर दैट सोशिएटल डेवलपमेंट एंड द यूज ऑफ वाटर, लैंड एंड एयर रिजर्वेयर आर सस्टेनेबल, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इसका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का ये गोल रहता है कि ये अपन इंश्योर करते हैं कि इसमें जो सोशिएटल डेवलपमेंट है एंड उस वाटर का यूज़ है, ठीक है, और लैंड पर जो वाटर का यूज है, और एयर रिसोर्सेज जो है आर सस्टेनेबल, मतलब एकदम ज़्यादा, मतलब सस्टेनेबल होने चाहिए, ठीक है ना। दिस गोल इज अचीव्ड बाय मैनेजिंग दीज रिसोर्स सो दैट इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन इज मिनिमाइज। यानी कि अपन इस गोल से क्या अचीव करते हैं कि जो अपन इस गोल से ये अचीव करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से, मैनेजिंग से, कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ठीक है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन रिसोर्सेज की वजह से जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन होता है वो कम किया जाए। कि मतलब रिसोर्सेज मीन्स अपन जो यूज़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग जो यूज़ करती है, जैसे कि
वाटर वाटर हो गया है ना, वाटर हो गया, एनर्जी हो गई, एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो एनर्जी को यूज़ करने के लिए अपन क्या क्या यूज़ करते हैं, एनर्जी के लिए सोर्स होते हैं जैसे कि ऑयल, ऑयल हो गया, ऑयल मतलब मान लो रिफाइनरीज होगी तो उसमें पेट्रोल डीजल सब निकलते हैं, तो वो भी अपन यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ करते हैं, तो अपना जैसे कि लाइट होगी, तो लाइट बनाने की, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, कोयला यूज़ करते हैं, ठीक है। और अपन पानी यूज़ करते हैं, पानी सरफेस और अंडर सरफेस दोनों से अपन पानी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग रिसोर्सेज हो गए, तो उनको कैसे यूज़ करते हैं, तो उसी यूज़ के कारण जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है और उसका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। इसको कम करने के लिए ही अपन क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में अपन डिस्कस करते हैं और इसी के बेस पे अपन इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टडी वाटर सोयल एंड एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम। इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स जो है वो क्या स्टडी करते हैं, वो वाटर वाटर सोयल वाटर सोयल वाटर सोयल एंड एयर पोल्यूशन जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंड डेवलप टेक्निकल सॉल्यूशन, एंड क्या करते हैं ये, जो डेवलप टेक्निकल सॉल्यूशन नीडेड टू सॉल्व, जो अपने को ज़रूरत होती है उन चीज़ों को ये सॉल्व करते हैं। जो इंजीनियर्स होते हैं, जो वो इन फ्यूचर आप भी हो सकता है इन्वायरमेंटल इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से सिविल इंजीनियरिंग चलो ठीक है, उसमें से भी अगर अपन स्पेशल ब्रांच है जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसके बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो आप उसके बाद बीटेक के बाद आप एमटेक कर सकते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और क्या कर सकते हो, उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो। पीएचडी के बाद आप कोई भी कोर कंपनी में जा सकते हो या फिर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा इसका स्कोप रहता है। तो इसमें लिखा है और आगे, attenuate or control these problem in a manner that is compatible with legislative, economic, social and political concern, ठीक है। तो ये मतलब इसमें जो है ये जो जो प्रॉब्लम्स जो होती है, जो भी सोयल एंड एयर पोल्यूशन के कारण जो भी प्रॉब्लम होती है उनका क्या होता है, डेवलप टेक्निकल जो सॉल्यूशन है उसको, टेक्निकल सॉल्यूशन अपने को ज़रूरत रहती है जो कि इंजीनियर्स ही प्रोवाइड करा सकते हैं अपने को। एंड अपन इसको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। एक अच्छे मैनर में, मतलब गुड वे में अपन इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड क्या होता है, ये हमेशा इकोनॉमिकल भी होनी चाहिए और सोशल, जो मतलब जो भी आसपास के लोग हैं, इन्वायरमेंटल, अगर अपन जो भी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए अपन टेक्निक बनाते तो हैं, लेकिन वो सबके लिए सुटेबल होने चाहिए, इकोनॉमिक वाइज भी और सोशल लोगों के लिए भी, ठीक है। एंड इसमें पॉलिटिकल कंसर्न भी होते हैं, ठीक है। और अपन देखें कि particularly involved in such activities as water supply and sewage। तो ये सारी एक्टिविटी जो एक पर्टिकुलरली एक्टिविटी होती है वो इसमें वाटर सप्लाई एंड सीवेज में भी इसमें इन्वॉल्व होती है। बहुत सारी ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स क्या करते हैं कि जो डिफरेंट जो पोल्यूशन होता है उसको, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टेक्निकल जो इक्विपमेंट बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, एयर पोल्यूशन में अपन ने पढ़ा था, तो वो क्या होता है आर्टिफिशियल, जैसे कि वो चिमनी के बाहर ऐसे इक्विपमेंट या फिर डिवाइस लगा देते हैं जिसकी वजह से जो है एयर पोल्यूटेंट है वो कम हो जाए। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च करने के बाद बहुत सारे अलग अलग यूनिट और डिवाइस बनाई जाती है
जिसकी वजह से अपन आर्टिफिशियली पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। और भी अगर इससे मतलब डिवाइस बनाए जाते हैं, जैसे पता चलता है कि पोल्यूशन में, एनवायरनमेंट में कितना मतलब पोल्यूशन हो रहा है और कितना नहीं, ठीक है ना, कितना परसेंटेज हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है। और ये भी है कि जो अपन एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज़ करती है, इसके कारण क्या होता है, वाटर क्या होता है, जैसे कि वाटर सप्लाई हुआ, तो वाटर सप्लाई के बाद जो भी ह्यूमन बीइंग है वो एक्टिविटीज़ करेगी, जैसे कि वो पानी को यूज़ करेंगे कहीं पे भी, तो जो पानी बाद में वेस्ट पानी होता है, वेस्ट वाटर होता है, वो कहाँ जाएगा, डिस्चार्ज आउट, मतलब उसको तो डिस्चार्ज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, तो जहाँ पे डेंस एरिया होता है, जहाँ पे पब्लिक बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे अपन क्या सीवरेज बनाते हैं। तो उस सीवरेज के थ्रू अपन जो है उस पानी को, वाटर को डिस्चार्ज करके अपन एक ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पे उस वाटर को ट्रीट करके उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन ये सारी डिटेल जो है अपन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब देखते हैं और क्या होता है। और देखिए, मैनेजमेंट ऑफ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर क्वालिटी। अपन इसमें ये भी करते हैं कि जो सरफेस वाटर की क्वालिटी होती है और ग्राउंड वाटर की क्वालिटी होती है, उसको भी मैनेज करते हैं, इस मैनेज किया जाता है। एंड रीमेडिएशन ऑफ कंटामिनेटेड साइट्स एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और उसकी अपन अलग अलग, जैसे कि जो कंटामिनेटेड साइट होती है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, उसको भी अपन क्या कर देते हैं, उसके लिए भी रीमेडी प्रोवाइड कराते हैं, मतलब कैसे कंटामिनेटेड साइट को हैंडल की जाती है और जो सॉलिड वेस्ट होता है उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अपन देखते हैं। और इसी इसी से ही अपन जो है स्किल्स लेते हैं और अपन ये सारी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने में अपने को हेल्प मिलती है। तो इसी वजह से ही अपन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को अपन स्टडी में जो है इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आपको पता है कि मतलब अभी हाल ही में जो बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे में क्या है, आईआईटी बॉम्बे में एक उन्होंने ब्रांच नई न्यू ब्रांच एक अलग से इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग को ही एस्टेब्लाइज किया है। तो वो एक बड़ी ब्रांच है, उसका अलग से ही मतलब पूरा डिपार्टमेंट ही अलग है, मतलब इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। और इसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग टेस्ट वगैरह सब सारी फैसिलिटी है। और इसी ब्रांच को ही एस्टेब्लाइज करने के बाद जो गेट है, गेट ने भी इसके लिए एक अलग से मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। क्यों करवा रहा है, क्योंकि अभी मतलब बहुत सी गवर्नमेंट कंपनीज एंड सेमी गवर्नमेंट कंपनीज एंड प्राइवेट सेक्टर में जो है वो बहुत ही इसका स्कोप ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो इस बहुत ही फोकस कर रही है इसके ऊपर। तो इसीलिए जो पर्टिकुलरली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के जो मैन पावर है वो नहीं मिल पा रही है। इस वजह से आईआईटी बॉम्बे ने एक अलग से ही ब्रांच एस्टेब्लाइज कर दी है, और जिससे मतलब गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनियों को है वो स्किल्स पर्सन मिल जाए। तो आपको भी मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप एमटेक वगैरह कर रहे हो तो ज़्यादा बेस्ट होगा कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में करें, ठीक है। तो इसके बहुत ही आने वाले टाइम में बहुत ही स्कोप ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अपन देखते हैं
उसके बाद देखते हैं अपन कि द एक्टिविटीज़ ऑफ सच इंजीनियर्स इंक्लूड but are not limited to the planning, design, construction and operation of water and wastewater treatment. तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई वाटर एंड वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं तो अलग से इसकी प्लानिंग की जाती है, डिज़ाइन की जाती है और कंस्ट्रक्शन एंड इसका ऑपरेशन भी किया जाता है। तो ये अपन इसी सब्जेक्ट के अंदर देखते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर ही इसका डिस्कस करते हैं। ठीक है। फैसिलिटी इन municipalities and industries, modeling and analysis of surface water, groundwater quality, design of soil and remediation system। और इसके अंदर क्या स्टडी करते हैं एनवायरमेंट में, इसके अंदर जो है सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर की क्वालिटी, उसकी डिज़ाइन करते हैं ऑफ सॉइल की, ठीक है, एंड रीमेडिटेशन सिस्टम भी अपन प्रोवाइड कराते हैं, और प्लानिंग फॉर डिस्पोजल एंड रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर। और इसका क्या, जो वाटर जो है वो कैसे अपन डिस्पोजल कर सकते हैं और उसका कैसे रीयूज कर सकते हैं वेस्ट वाटर का, उसके लिए भी अपन प्लानिंग करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए, एंड स्लज एंड द, और स्लज भी होता है, उसको क्या करते हैं, उसका भी क्या करते हैं अपन, उसको कैसे डिस्पोजल करते हैं वो भी इसमें डिस्कस कर रखा और उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड द कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, रिकवरी एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेबल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। तो इसका ये कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग क्या रहती है और उसको रिकवर कैसे करते हैं। ठीक है, एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। तो इसको कैसे डिस्पोज करते हैं सॉलिड वेस्ट को, तो ये मतलब जो इंजीनियरिंग होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनके एक्सपीरियंस की बेस पे उनको पता रहता है। ठीक है, तो ये सारा जो इसमें एनालिसिस अपन करते हैं इस सब्जेक्ट में, कि ये जो वाटर, सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर है, उनको कैसे क्वालिटी और उसकी डिज़ाइन ऑफ सोयल और उसकी रीमेडिएशन क्या होते हैं सिस्टम के, और अपन उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, और उसका जो डिस्पोजल की प्लानिंग करते हैं और वापस उसको रीयूज़ कैसे करेंगे। तो ये सारा इस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर डिस्कस किया गया है। और अपन इसको जब एक एक टॉपिक वाइज देखेंगे तो अपने को धीरे धीरे पता चलता रहेगा। तो अपनी इससे क्या है, स्किल भी इम्प्रूवमेंट होती है एक तरह से। अपन मतलब एक डिफरेंट जो सब्जेक्ट है उसके बारे में अपन क्या कर रहे हैं, एक स्टडी कर रहे हैं। तो उसकी स्टडी करो तब इतनी ऐसी करो कि आप मतलब उस चीज़ को जानो, मतलब समझ सको कि हाँ बस मैंने इसके बारे में स्टडी कर दी और अब इसका मुझे पूरा नॉलेज है। ठीक है ना। जहाँ तक हो सकता है मैं आपको इसका फुल सिलेबस करवाऊँगा। ठीक है, तो आप बस बने रहिए। ठीक है, अब देखिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आर कॉल्ड अपॉन टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल लेता है। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब इसके बाद अपन देखते हैं स्कोप ऑफ द इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि 3 मेजर एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसमें 3 एरिया है जिसमें क्या होता है, इसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एप्लीकेबल होती है, अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब उसमें सबसे पहले होता है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स या तो जो वाटर जो है वो क्या आएगा, प्रिसिपिटेशन के थ्रू आएगा। ठीक है, उसका मैनेजमेंट, एंड या फिर वाटर जो है रिवर या लेक से आएगा, उसका मैनेजमेंट, एंड या फिर जो अपन ग्राउंड सरफेस से जो वाटर लेते हैं, ठीक है ना, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं।
तो ये सभी किस में आता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ये इकोसिस्टम क्या होता है, ये एक तरह से ह्यूमन एंड नेचर के बीच जो रिलेशन होता है वही एक तरह से क्या होता है, इकोसिस्टम होता है। उसका कंजर्वेशन कैसे करते हैं वो इस सब्जेक्ट में डिस्कस कर रखा है। तो एंड बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि मतलब कि कितना पेड़ जो है, उस बायोडाइवर्सिटी एक अपने आप में एक अलग से पूरा टॉपिक है। तो इसमें नॉर्मली जनरली यही होता है कि उसमें कितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं और वो कितना मतलब अपने को आउटकम दे रहे हैं। जैसे कि मान लो जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतने ही वो क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना। तो और जैसे ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो ह्यूमन बीइंग लेंगे, तो इससे क्या होगा जी, लाइफ जो है लाइफ साइकिल बना रहता है। तो ये एक तरह से बायोडाइवर्सिटी का हो गया। अब क्या होता है, और इसमें क्या होते हैं, प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो ये भी एक इसके स्कोप है, प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल। ये 3 मेजर इसके स्कोप हैं। ठीक है, जो अपन अप्लाई करते हैं। मैनेजमेंट एंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, एंड प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल। ये 3 जो है मेन पॉइंट है इसके। ठीक है, स्कोप इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के। अब अपन आगे देखते हैं। Major career option related to the subject can be described as follows. सबसे पहले इसका स्कोप देखिए कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इंडस्ट्रीज में देखिए इंडस्ट्रीज नीड टू comply with a number of environmental regulation. Thus environmental experts are needed to guide industries in adopting clean technology, pollution control, waste disposal and environmental audit management. ठीक है, देखो अगर कोई भी इंडस्ट्री, अगर कहीं इंडस्ट्री कोई अपन उसको एस्टेब्लाइज या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंडस्ट्री को, तो हमेशा सबसे पहले जो भी कंपनीज होगी वो कंपनी क्या करवाएगी, गवर्नमेंट से जो है वो एक पेपर साइन कराएगी। तो उसमें सारे रूल रेगुलेशन होते हैं। वो कहता है कि अगर सरकार कहती है कंपनी से कि अगर आप कंपनी एस्टेब्लाइज कर रहे हो या फिर कंपनी को यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। अब रूल रेगुलेशन क्या होते हैं कि मतलब कि इन्वायरमेंट जो है उसको उसको लॉस नहीं होना चाहिए, और आपके आसपास जो भी पब्लिक है उनको हार्मफुल या फिर डेंजरस इफेक्ट नहीं होने चाहिए। पब्लिक को जो है ये लॉस नहीं होने चाहिए, पब्लिक को आपकी वजह से पब्लिक को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से काफ़ी मतलब रूल्स रेगुलेशन होती है जो कि साइन करवाती है गवर्नमेंट कंपनीज को। तो उसके लिए इन्वायरमेंटल इंजीनियर हायर किया जाता है इंडस्ट्री की ओर से। और क्या होता है कि ये क्लीन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इसके लिए भी गाइड करने के लिए एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर होता है कि भाई क्लीन टेक्नोलॉजी कैसे होगी। और पोल्यूशन कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए भी एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर होता है जो पोल्यूशन कंट्रोल करने के बारे में तरीके बताता है, और वहाँ पे ये मेज़र करता रहता है कि पोल्यूशन कितना है कितना नहीं है। और वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, जो वेस्ट हुआ है कंपनी से जो भी वेस्ट निकलता है उसको कैसे डिस्पोजल करते हैं। अगर ज़्यादा हार्मफुल या फिर डेंजरस वेस्ट है, ठीक है, हजार्डियस प्रोडक्ट है, तो उसको डिस्पोजल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस तरीके से जो भी प्रोसेस होती है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियर को पता होती है। एंड इन्वायरमेंटल ऑडिट मैनेजमेंट, जो भी ऑडिट आती है इन्वायरमेंटल की ओर से, सरकार की ओर से, उसका मैनेजमेंट करना भी किसका काम होता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियर का। आए बात समझ में। तो ये हो गया, अपन ने मेन पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब इंडस्ट्री के बारे में अब आते हैं कंसल्टेंसी में क्या होता है,
कंसल्टेंसी, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसन आर एम्प्लॉयड बाय government industries and NGO to conduct a variety of laboratory based analysis of field based studies, often required in environmental impact assessment and other compliance process. कंसल्टेंसी मीन्स एक जो भी एम्प्लॉय जो है हायर करते हैं उसे अपन कंसल्टेंसी बोलते हैं। कंसल्टेंसी गवर्नमेंट कंसल्टेंसी भी के रिलेटेड हो सकती है। कंसल्टेंसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हायर कर सकती है और एनजीओ में जो एम्प्लॉय है उनको हायर कर सकती है, या फिर प्राइवेट कंपनीज में वो जो है एम्प्लॉय को हायर कर सकती है। तो एम्प्लॉय जो है वो मतलब इसके रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना, स्किल। तो environmental consultants are employed by government, industries and NGO to conduct a variety of laboratory based analysis of field waste study। मतलब अलग अलग लेबोरेटरी बेस्ड एनालिसिस होना चाहिए और फील्ड बेस्ड स्टडी कैसे हो, ठीक है, वो कंडक्ट स्टडीज के बारे में भी ये देखते हैं। एंड ऑफन रिक्वायर्ड इन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है EIA, ठीक है। तो इसके बारे में जो जानकारी होती है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को होती है। बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में, तो इसको क्लियर करने के लिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को ही हायर करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से हो गया इसका स्कोप। एंड अदर कंप्लायंस प्रोसेस, और भी अलग अलग कंप्लायंस प्रोसेस होती है, उसमें भी इन्वायरमेंटल इंजीनियर का अच्छा रोल होता है। नेक्स्ट अपन बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि आप बीटेक करने के बाद या तो एमटेक करो, ठीक है, या तो आप एमटेक करो या फिर आप किसी कंपनी में कोर कंपनी में जाओगे। कोर कंपनीज में 7 से 8 लाख का पैकेज आपको मिल सकता है, ठीक है। ये मैक्सिमम पैकेज है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता, बट नॉन कोर में भी और भी ज़्यादा मिल सकता है। या फिर आप अगर इसमें और भी एमटेक करने के बाद अगर आप पीएचडी करते हो तो भी आपको अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जॉब मिल जाएगी। या फिर आपको बहुत सी गवर्नमेंट जो है वो भी अच्छी अच्छी वैकेंसीज निकलते हैं अच्छे अच्छे पोस्ट के लिए, तो आप उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने बता दिया बीटेक के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वो जाइए, लेकिन आपको एक गाइड कर रहे हैं, मैं एक गाइड कर रहा हूँ आपको कि ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है, लेकिन आपका इंटरेस्ट कहता है आप किस में जाना चाहते हो, आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, या फिर आपको क्या चूज़ करना चाहिए, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। अब उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दीज opportunity in this area included studying different type of pollution, and their many cause and effect, ठीक है। इट इज़ आल्सो इंक्लूड्स, आएगा समझ में। मतलब इसमें जो डेवलपमेंट में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अलग अलग ऐसी अपॉर्चुनिटी जो होती हैं जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और उस पर अपन रिसर्च कर सकते हैं, जो कि मतलब नए न्यू चीज़ें होती है। जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है उसमें ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपन रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को हर बार नई चीज़ें आ रही है, मतलब इन्वायरमेंट है उसके चेंजेस है, अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं, तो इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी फोकस कर रही है इन चीज़ों पे। तो ये काफ़ी मतलब जो है अच्छा है, मतलब बेनिफिट किसके लिए है, इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स के लिए है, क्योंकि उसमें अलग अलग जॉब जो है वो
प्रूव हो रही है। उसके बाद देखो, डेवलपमेंट ऑफ क्लीन एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज फॉर फ्यूचर पर्पज, साइंटिस्ट रिसर्च एंड एनालिसिस आर मैनी ऑफ द कॉमन करियर प्रोफाइल। कि मतलब कहता है कि जो डेवलपमेंट ऑफ क्लीन एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, अगर क्लीन एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए अपने को साइंटिस्ट की रिसर्च के लिए ज़रूरत रहती है, क्योंकि साइंटिस्ट हायर करते हैं तो अच्छी टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के लिए अपने को ज़रूरत रहती है। तो उसी के लिए भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो पार्ट है वो रहता है, जिसमें क्या होता है, साइंटिस्ट जो इन्वायरमेंटल इंजीनियर है वो साइंटिस्ट के रूप में भी पोस्टेड हो सकता है। और भी बहुत से कैरियर है इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, अब आते हैं एकेडमिक्स। ठीक है, एकेडमिक्स में देखिए, एनवायरमेंटल इंजीनियर स्टडीज एजुकेटेड एट ऑलमोस्ट एवरी लेवल of education, which is from school to university level. A large number of teachers or academics are required to fulfill this need. और आजकल तो क्या है, एक तरह से एकेडमिक सेक्शन में भी स्कूल लेवल में भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट अलग से आ गया है। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स जो हैं वो यहाँ पर हायर हो सकते हैं। तो और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अलग अलग पोस्टें होती हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। तो अपन देख सकते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स जो है इसमें रिक्वायर्ड रहती है। तो इसमें देख लिया अपन ने, बहुत सारा अच्छा स्कोप रहता है। और भी देखिए, ग्रीन मार्केटिंग में स्किल मैन पावर इज रिक्वायर्ड टू प्रमोट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट टू लोकल मार्केट। एनवायरमेंटल क्वालिटी सर्टिफिकेट लाइक ISO 14 आर आल्सो बीइंग इंक्लूडेड इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अपन इसमें ग्रीन मार्केटिंग होती है, क्या होता है कि कुछ स्किल मैन पावर को हायर किया जाता है ग्रीन मार्केटिंग के लिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो लोकल मार्केट में इन्वायरमेंटल क्वालिटी वाइज जो है प्रोडक्ट है वो अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो नेचर को हार्मफुल नहीं फैलाते और नेचुरली अच्छे होते हैं। कहते हैं जैसे कि आयुर्वेदिक में जो प्रोडक्ट होते हैं आयुर्वेदिक वाले, वो क्या होते हैं, एक तरह से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। तो इसीलिए ग्रीन मार्केटिंग की जाती है। जो ग्रीन मार्केटिंग के लिए तो अपने को एनवायरमेंटल इंजीनियर की ज़रूरत रहती है। तो इस तरीके से अपन इसमें ग्रीन मार्केटिंग में भी इसका स्कोप रहता है। आई बात समझ में। और क्या होता है, ग्रीन मीडिया देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर स्किल मैन पावर इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू क्रिएट एनवायरमेंटल अवेयरनेस। उनको ये भी ज़रूरत रहता है कि कुछ अगर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी किसी भी इन्वायरमेंट के बारे में प्रिंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस ज़रूरी होना चाहिए। मतलब इन्वायरमेंटल के बारे में जाने ऐसा जो ऐसी जिसमें स्किल होती है उसको हायर करते हैं। सम lot of magazines and newspapers regularly publish articles paper on environmental themes। तो क्या करते हैं, जब भी कोई पेपर पब्लिश कर रहे होते हैं किस पे, इन्वायरमेंटल थीम पे, तो वो जो थीम है वो किसको दिखाते हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियर को, जो जिसके कारण वो उसमें जो भी इश्यूज वगैरह है वो उसको, या फिर जो भी जो इम्परफेक्शन है वो क्लियर करके उसको आगे प्रोसीड करता है। तो इस तरीके से आर्टिकल पेपर में भी इन्वायरमेंटल इंजीनियर का यूज होता है। डाउन टू अर्थ इज मैगजीन पब्लिश बाय द सेंटर ऑफ साइंस एंड द इन्वायरमेंट। एक डाउन टू अर्थ मैगजीन होती है, वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। तो इसमें भी आपका रोल रह सकता है इन्वायरमेंटल इंजीनियर का। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसके स्कोप हैं। तो आप अलग अलग स्कोप आपने देखे तो आपको पता चला जिसमें कि आप कहीं पे भी आपको जो इंटरेस्ट है उसमें आप जा सकते हो। ठीक है, और भी क्या है, और ग्रीन एडवो से है, तो इसमें भी आप जा सकते हो। कोई भी मतलब लोअर हो गया, इन्वायरमेंटल लोअर होते हैं, इन्वायरमेंटल लॉयर को भी जो इन्वायरमेंटल इंजीनियर की रिक्वायर्ड रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है गवर्नमेंट जॉब। बहुत सारी इसकी गवर्नमेंट जॉब भी रहती है।
इंटरनेशनल एजेंसी भी इन्वायरमेंटल इंजीनियर को हायर करते हैं। तो सॉरी, तो ये तो हो गया इसके स्कोप के बारे में अपन ने देखा, और ऑब्जेक्टिव के बारे, इसके जो गोल है उसके बारे में अपन ने देखा। ठीक है, अब अपन थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर देते हैं कि सिलेबस में क्या क्या रहेगा, देखते हैं। देखिए, थोड़ा जुकाम लगा हुआ है, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, तो उसके लिए सॉरी फॉर ऑल। तो सबसे पहले देखो, अपन देखते हैं इसमें वाटर वाटर के बारे में क्या क्या होता है। तो वाटर जो है उसमें क्या होता है, एक तो होता है सोर्स ऑफ वाटर एंड क्वालिटी इश्यूज, मतलब वाटर का सोर्स जो है वो कहाँ से होगा, क्या क्या सोर्स होते हैं, कितने टाइप के सोर्स होते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे इसमें, इस वाले यूनिट में वाटर में। एंड क्वालिटी इश्यूज, जो क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी इश्यूज के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी मीन्स कि वाटर की उसकी पीएच कितनी है, हार्डनेस क्या है, और उसमें क्या क्या मिनरल जो है वो सोल्यूबल है। तो इस तरीके से उसकी क्वालिटी के बारे में भी, स्टैंडर्ड क्वालिटी को कितनी होती है, उसकी वैल्यू क्या रहती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर क्वालिटी इंडाइसेस मीन्स उसकी जो पीएच, हार्डनेस वगैरह क्या क्या रहती है, उसकी वैल्यू के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एंड अब वाटर सप्लाई सिस्टम आ गया, वाटर सप्लाई सिस्टम में अपन क्या क्या रहता है वो भी अपन देखेंगे। वाटर सप्लाई सिस्टम में पाइप कैसे लगे होते हैं, किस फॉर्म में लगे होते हैं, पाइप की डायामीटर, टाइप्स ऑफ पाइप, इस तरह से इसमें देखा। नीड फॉर प्लान वाटर सप्लाई स्कीम, उसकी प्लान में कौन कौन से प्लान रहते हैं, अलग अलग टाइप के प्लान होते हैं वाटर सप्लाई स्कीम के। एंड वाटर डिमांड इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री होती है उसमें वाटर का क्या डिमांड रहता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एंड एग्रीकल्चर वाटर रिक्वायरमेंट, एग्रीकल्चर में वाटर कितना रिक्वायरमेंट रहता है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। और कंपोनेंट ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, तो वाटर सप्लाई सिस्टम जो होता है उसमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, वॉल्व होता है और जॉइंट होते हैं, तो वो भी इसमें अपन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और क्या होता है ट्रांसमिशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो अपन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे कि वाटर जो है कहीं से अपन जो वाटर जो है अपन सिटीज़ में अगर वाटर सप्लाई करते हैं तो उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे वो सारी प्रोसेस जो है इसमें बताया गया है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। और वेरियस वाल्व है, वेरियस वाल्व में मीन्स कोई भी जैसे कि ये मेन ब्रांच जा रही, पाइप का मेन ब्रांच है, तो इस मेन ब्रांच से अगर अपन सबसाइडरी ब्रांच को कैसे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे वॉल लगा हुआ होता है, तो इस तरीके से अलग अलग वॉल होते हैं, कहाँ कैसा वाल कहाँ यूज़ आता है, ये सारा इस टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे। और वाटर सिस्टम और क्या होता है, सर्विस रिजर्व एंड डिज़ाइन, सर्विस रिजर्वेयर एंड डिज़ाइन, जो एक छोटा सा रिजर्वेयर होता है जिसे अपन सर्विस रिजर्वेयर कहते हैं, उसकी डिज़ाइन भी अपन इसमें देखेंगे। और क्या होता है, फिर आता है वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, अलग अलग मेथड होते हैं वाटर ट्रीटमेंट के। पहला होता है एरेशन होता है, उसके बाद सेडिमेशन होता है, उसके बाद कोगुलेशन होता है, फ्लोक्यूलेशन होता है, मिटिगेशन होता है, और डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन मतलब उसको पूरा जो भी इन्फेक्टेड वाटर उसको कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे। एडवांस ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना, लाइक एडजॉर्प्शन और आयन एक्सचेंज और मेम्ब्रेन प्रोसेस, ये सारे मेथड अलग अलग, तो इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इस वाटर के बारे में। उसके बाद आता है सीवेज।
सीवेज सीवेज में क्या होता है कि एक तो डोमेस्टिक एंड स्टॉर्म वाटर होता है ना। स्टॉर्म वाटर मीन्स जो प्रिसिपिटेशन हुई तो बहुत सारा वाटर जो है वो इकट्ठा होकर, जब भी पानी इकट्ठा होकर निकलता है, डिस्चार्ज होता है, तो वो सारा वाटर अपन उसको क्या बोलेंगे, स्टॉर्म वाटर। और डोमेस्टिक वाटर मीन्स घरों से जो अपन पानी यूज़ करते हैं कपड़े धोने या बर्तन धोने या भी जो भी अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो वो वाटर होता है डोमेस्टिक वाटर। अब इसके बारे में, इसको कैसे मैनेज करते हैं, इसको कैसे अपन डिस्चार्ज करते हैं, इसके बारे में इसमें डिस्कस कर रखा है। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ सीवेज, क्वांटिटी ऑफ सीवेज क्या होती है, और सीवेज मीन्स जैसे कि अपन कोई भी सारा जो वेस्ट वाटर है, ठीक है, वेस्ट वाटर है, और जो भी किचन का वेस्ट है या फिर अपनी जो ह्यूमन एक्टिविटी का जो वेस्ट है, उसकी क्वांट जो वो सारा वेस्ट है उसे अपन क्या बोलते हैं, सीवेज। अब उस सीवेज की क्वांटिटी क्या होगी, वो उसके बारे में अपन कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो इसमें डिस्कस किया गया है। सीवेज फ्लो वेरिएशन, जो सीवेज होता है उसके फ्लो में जो वेरिएशन होता है वो क्या क्या रहता है, और कन्वेंस ऑफ सीवेज, सीवर शेप डिज़ाइन, ये सारा इसमें अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है। और क्या होता है, डिज़ाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम, स्मॉल बेस बोर सिस्टम, स्टॉर्म वाटर में क्वालिफिकेशन एंड डिज़ाइन ऑफ स्टॉर्म वाटर क्या रहता है, सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी पैरामीटर। क्वालिटी पैरामीटर सीवेज की क्वालिटी भी चेक करते हैं अपन कि सीवेज में क्या कैसी क्वालिटी है, सीवेज ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं है, वो देखने के लिए भी अपन चेक करते हैं। इसकी बीओडी चेक करते हैं, सीओडी चेक करते हैं, टीओसी चेक करते हैं। और इसमें सॉलिड्स कितने परसेंट है, और इसमें कितनी डिजोल्व ऑक्सीजन है, डीओ नहीं, ठीक है ना, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, और नाइट्रोजन कितना है, फॉस्फोरस कितना है, ये सारा अपन जो है डाटा जो है चेक करते हैं। इस सीवेज वाले चैप्टर में अपन ये सारा देखेंगे। ठीक है। तो ये सारा जो सिलेबस है इसमें, ये मतलब आपका 5 आवर का ये वाला होगा पोर्शन, और ये 4 आवर का, ये 7 आवर का, ये 5 आवर का, मतलब ये सारा मेन जो 2 पोर्शन है, एक तो वाटर वाला और दूसरा है सीवेज वाला, ये मेन 2 पोर्शन है, इसको अपन अच्छे से कर लेंगे। और आपको लास्ट में अपन ने एयर पोल्यूशन के बारे में अपन ने कम्प्लीटली डिस्कस किया ही था, पूरे अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है ना, अगर रिक्वायर हो तो अपन वापस से पढ़ लेंगे। ठीक है, और देखेंगे इसके बारे में भी देखेंगे। और तो क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन, अपन का नॉइज़ पोल्यूशन है उसके बारे में अपन ने डिस्कस नहीं किया था, तो अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद एयर के बारे में। ठीक है ना। तो ये सारा जो सिलेबस है वो अपन कवर करेंगे इस यूनिट में, सॉरी इस सब्जेक्ट में। ठीक है। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, जो अपन ये है वाटर डिमांड। वाटर डिमांड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि वाटर डिमांड क्या रहता है। फिर उस वाटर डिमांड में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और वेरियस वाल्व के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप रेडी रहना, और अपने नोट्स जो है वो नोटबुक रेडी रखना, नोट्स बनाना अच्छे से। ठीक है। तो सब्जेक्ट को अपन अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक्स टू ऑल, एंड आज का अपन लेक्चर यहीं एंड करेंगे। ठीक है। ओके, बाय बाय।